जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा ऐसा है बेटा कि हमने ना आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, वो है बेसिकली ना पायरोलिसिस ऑफ बायोमास। पायरोलिसिस ऑफ बायोमास कहते हैं। अच्छा इससे पहले भी जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने बायोमास की डिस्कस किया था। लेकिन उसके अंदर हमने ना ये चीज़ें डिस्कस की थी मिसाल के तौर पर कि जो बायोमास है, कौन-कौन सी टेक्निक्स या मेथड्स अप्लाई करके हम बायोमास को ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें हमने वो गैसिफिकेशन का प्रोसेस है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आज जो हमने डिस्कस करना है ना, वो है बेसिकली पायरोलिसिस, ये पायरोलिसिस ऑफ बायोगैस। अब ये जो रिसर्च पेपर है ना, इसमें ऊपर ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसको जनरली मतलब ना ये पूरे ना एक रिसर्च पेपर का ना एक कंक्लूजन होता है कि इस रिसर्च पेपर में जो काम किया गया है ना, बेसिकली जो रिसर्च की गई है, तो उसको आप कह लें कि एक मुख्तसर तरीन आप कह लें कि पैराग्राफ में क्या किया हुआ है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें शुरू में आप पढ़ेंगे ना, तो ये सिंपली वही बातें हैं जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो बायोमास है, इसको हम क्यों मतलब इसको हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं, क्यों हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो बायोमास जो है, इसको हम एक फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव के तौर पे, ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनके अल्टरनेटिव के तौर पे हम इन्हें क्या कर रहे हैं, इन्हें यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर यानी जो बायोमास है, इसको प्रोसेस करके हम फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। अल्कोहल है, जो भी गैसेस हैं, जो भी रेजिडुअल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अचार है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उनको हम क्या करते हैं, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब उसमें जो है ना मतलब कहने का ये है कि उनको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है उसकी कंजप्शन कम होती है, उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम होती है। तो उसके जो रिजर्व हैं, जितना तेज़ी से वो कंज्यूम हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। तो वो जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, वो स्लो हो रही है। इस चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और ये भी अल्टीमेटली एक फोकस है कि जब ये बायोमास यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी उनका अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जिस तेज़ी से कंज्यूम हो रहे हैं ना, तो एक दिन ये जल्दी ये कंज्यूम ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वही जो नेशंस हैं, वो वही सर्वाइव कर सकती हैं कि जिन्होंने फॉसिल फ्यूल के जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो अल्टरनेटिव्स के ऊपर यानी जिन्होंने काम किया हुआ होगा या जो अल्टरनेटिव जिनके पास आप कह लें कि फ्यूल या ऐसी सब्सटेंसेस या जो भी चीज़ें हैं वो मौजूद होंगी। तो इसमें ना वही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। इसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने पढ़ लेना है। ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि पायरोलिसिस की कौन-कौन सी टाइप्स हैं, जैसे यहाँ ये मेरा एरो है। फ्लैश पायरोलिसिस है, फास्ट है, स्लो है। फिर आगे कहता है जी कि इसमें करंट मतलब करंटली कौन-कौन से मेथड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूचर में कौन-कौन से मेथड ग्रो कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, कि जिनको हम इस्तेमाल करके बल्क में क्या कर सकते हैं कि फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोमास से। तो यही चीज़ें आगे ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपने पढ़ लेना है। अच्छा इसमें बेटा आगे थोड़ा-सा वो ये कहता है हमारे पास ना कि वो कहता है कि इसमें आप कह लें कि ये एक फिगर देखिए आप, यानी जहाँ पर ये बेसिकली क्या है मेरा, आप कह लें कि ये एरो है यहाँ पे ये। वो कहते हैं कि ये जो बायोमास है ना, तो ये इसको ना हम डिफरेंट सोर्सेज से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये जिसमें फॉरेस्ट है, ट्रीज हैं, डेड प्लांट्स हैं, कोई भी आप कह लें कि मतलब इसमें लैंड बेस्ड वेजिटेशन है जो भी है, ये आगे जिस तरह लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड रेजिड्यूज, जितनी भी लैंड बेस्ड वेजिटेशन है, कॉर्न है, बार्ले है, या वीट स्टॉक है, या आप कह लें कि राइस स्ट्रॉ है मिसाल के तौर पर, या कॉटन स्टॉक है वगैरह वगैरह। इसी तरह इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, म्यूनसिपल वेस्ट है, इनको हम बायोमास के तौर पर क्या कर सकते हैं, इनको हम यानी हासिल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और प्रोसेस करके हम इनको ना फ्यूल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जो है ना ये छोटा सा जो एक यहाँ पे उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन है, वो बेसिकली ये समझाना चाह रहा है कि बायोमास है, डिफरेंट टेक्निक्स मसलन अगर गैसिफिकेशन करेंगे, ये थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है, यानी हीट की मदद से तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो गैसेज हैं, जो सिंथ गैस कहते हैं, यानी सिंथेसाइज्ड गैस कहते हैं, जिन गैसेज को हम सिंथेसाइज करते हैं
गैसिफिकेशन के प्रोसेस से। हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और भी इसमें मतलब जो गैसेज है वो प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, वगैरह वगैरह। दूसरा वो कहते हैं कि हम ना इसको, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गैसिफिकेशन। दूसरी एक टेक्निक है जिसको हम हाइड्रोलिसिस, यानी वो फर्मेंटेशन जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको याद होगा, हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ये पहले प्री ट्रीटमेंट होती है, फिर हाइड्रोलिसिस होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फर्मेंटेशन करवाते हैं। तो बाद में डिस्टिलेशन की मदद से डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यही कह रहा है, हाइड्रोलिसिस अल्टीमेटली शुगर हासिल होती है, लिग्निन भी होता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। शुगर को फर्मेंट करके अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, एथेनॉल, मेथनॉल या किसी भी अल्कोहल में हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, आगे वो बेसिकली ये कहते हैं, ये दरमियान में जो है वो कहते हैं पाइरोलिसिस जब करवाते हैं ना, तो इसके इसके मेन प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं ना, एक तो बायो ऑयल होता है, यानी आप कह लें कि जो लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड, अब जो लिक्विड प्रोडक्ट्स है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। उसमें हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं। अब एरोमेटिक में फिनोल्स भी आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह और भी मतलब आप कह लें कि जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, या एल्डिहाइड, फिनोल, इस तरह के कंपाउंड भी मतलब इसमें क्या होते हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं। और दूसरा एक रेजिड्यू, सॉलिड रेजिड्यू, जिसको हम बेसिकली बायोचार कहते हैं या चारकोल कहते हैं, जो प्योर एक कार्बन कंटेंट होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना ये जा रहा है कि ये बायोमास जो होता है, डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से हम इनको ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनको हम फ्यूल के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि बायोमास की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। मतलब जो है कि हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या हो, प्रोड्यूस हो, ठीक है। कोई भी लैंड बेस्ड जो वेजिटेशन है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, सिंपली कि वो हमारे लिए बायोमास है। यानी मैंने जैसा पहले भी कहा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ग्रास है, एंड मतलब इसके अलावा आप कह लें कि वो डेड प्लांट्स कह लें, तो इसके अलावा कॉर्न है, बार्ले है, व्हीट स्ट्रॉ है, ठीक है, कॉटन है, कॉटन का जो वेस्ट है, बगास, बगास कह लें, जो भी इस तरह की चीज, सारे का सारा ये बायोमास है, जिनको प्रोसेस करके हम यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी वो यही बात कर रहे हैं कि बायोमास इज एसोसिएटेड विद प्लांट बेस्ड मटेरियल्स, ठीक है। तो वो यही आगे मतलब ना, वो यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ बायोमास, यानी एनुअली वो कहता है कि जो बायोमास प्रोड्यूस होता है ना, वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 105 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बन पर ईयर। यानी जो जमीन से जो बायोमास ग्रो करता है ना, उसमें जो कार्बन कंटेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 105 बिलियन मैट्रिक टन, यानी इतना बल्क में बायोमास प्रोड्यूस होता है दुनिया के अंदर, ठीक है। अगर इसको सही तरीके से प्रोसेस किया जाए तो इतना बल्क में हम फ्यूल जो है वो क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि ये अब तक वुड जो है, लकड़ी है, जो हम ट्री से हासिल करते हैं, ठीक है, तो इसको ना एक बायोमास का एक मेन सोर्स जो है, इसको कंसीडर किया जाता है, या एज ए मेजर सोर्स के तौर पे हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। तो इसमें वो यही बात कर रहा है कि इसमें ये ट्रीज आ जाते हैं, प्लांट्स हैं, ब्रांचेस वगैरह, जो भी सारी चीजें। इसके अलावा और भी जो लैंड बेस्ड वेजिटेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया, शुगर केन है, बगास है, कॉटन स्टॉक, ये सारी चीजें वही, ठीक है। वो जनरली ये बायोमास के मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा वो आपको बता रहे हैं। आगे वो यही कह रहे हैं कि भाई जो बायोमास है, इसको हम ना क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोसेस करने की बजाय, ठीक है, हीट करने की बजाय, डिफरेंट टेक्निक सप्लाई करके ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स में, फ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं कि जो कंपैरेटिवली क्लीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो यही बात वो कर रहा है यहाँ पे कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशन है, तो वो बायोमास को एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ही क्या करते हैं, वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये जो भी बायोमास होता है, तो ये एनुअली कह लें या आफ्टर सम टाइम हम इसे कंज्यूम करते जाते हैं, तो ये
न्यूली आप कह लें कि ग्रोन, न्यूली ग्रोन जो है हमारे पास क्रॉप्स हैं, वो इसको क्या करती जाती है, रिप्लेस करती जाती है। वो जनरली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे वो ये कह रहे हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग बायोमास डायरेक्टली उसको करने की बजाय हम इसे डिफरेंट प्रोसेस करके फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, करते हैं, जो कंपैरेटिवली क्लीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेसिकली फ्यूल के तौर पर क्या होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर वो बेसिकली यही बात करना चाह रहे हैं, और ये भी यहाँ पे बता रहे हैं कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एक थर्मल मेथड है, केमिकल मेथड है, और एक बायोकेमिकल मेथड है। थर्मल में हमने गैसिफिकेशन, थर्मोकेमिकल, ठीक है। ये केमिकल मेथड आज डिस्कस करने जा रहे हैं, पायरोलिसिस हो गया, और जो बायोकेमिकल प्रोसेस है ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इनकी मदद से बायोमास को प्रोसेस करके हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर यही है कि जैसे फ्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे गैसियस फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, ये बेसिकली उसके मुतालिक बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहते हैं जी डेफिनेशन ऑफ पायरोलिसिस, कि पायरोलिसिस है क्या। देखिए अभी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी बायोमास को ना, अगर हम हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगी कंबस्शन। लेकिन लकड़ी है ना, अगर आप इसको क्या करें कि आप इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और हीट इससे अल्टीमेटली प्रोड्यूस हो जाएगा, सारा वेपराइज हो जाएगा। जो ऐश भी नीचे बच जाएगी ना, वो हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर इसी लकड़ी को अगर हम क्या करें, इसे हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट करेंगे ना, तो फिर ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं, फिर ये होगा पायरोलिसिस। फिर ये जो बायोमास है जब ये डीकम्पोज होगा, ये गैसिफाई भी होगा, ये डीकम्पोज होकर लिक्विड प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होगा, और ये सॉलिड एक प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम एक चार कहते हैं या बायोचार कहते हैं, या जिसको आप मतलब जो है कि चारकोल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ना आगे वो यही बात कर रहा है, ये मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो आगे वो कह रहे हैं कि भाई मतलब ये जो पायरोलिसिस होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, केमिकली उसमें चेंज आ जाता है बायोमास के अंदर, ठीक है, और फिजिकल उसकी जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब आप बायोमास की पायरोलिसिस करवाएंगे, तीन मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक गैसेस बनती हैं जिनको सिन गैस कहते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें ये हमारे पास एथेनॉल, मेथनॉल या हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड ये प्रोड्यूस होते हैं, जिनको मतलब आगे इनको सेपरेट कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन वगैरह हैं, इनको फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं सॉलिड, एक प्रोडक्ट हमें हासिल होता है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं, इसे हम कहते हैं चार कहते हैं, या बायोचार कह लें, जो भी कह लें हम, ठीक। यहाँ पे वो मतलब बता रहे हैं कि पायरोलिसिस का मतलब क्या है। बिकॉज पायरोलिसिस जो है, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक हमारे पास ये पायरो, इसका मतलब होता है फायर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है। तो इन सेपरेशन, तो यानी विद द हेल्प ऑफ फायर, यानी विद द हेल्प ऑफ हीट, हम उसे क्या कर रहे हैं, हम कंपोनेंट्स को बेसिकली ना हम क्या कर रहे हैं, उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कंपाउंड्स को तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन, डिकम्पोज करवा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिकली क्या, पायरोलिसिस। अच्छा, इसमें आगे वो कहते हैं कि भाई ये वही बात कर रहे हैं कि पायरोलिसिस और नॉर्मल कंबशन में क्या फर्क होता है। कंबशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप जो है ये प्रोसेस करवाएंगे, तो फिर ये पायरोलिसिस कहना ये चाहिए। अच्छा, अब इसमें आगे जो है वो यही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पायरोलिसिस है ना, ठीक है, ये आप कह रहे हैं इट प्रोड्यूसेस थ्री फेजेस। ये मैंने बात वही आपको समझा दी है कि जब आप किसी भी बायोमास की पायरोलिसिस करवाते हैं ना, तीन तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक आप कह लें कि जो सिंथेसिस गैस होती है, या सिंथेसाइज्ड गैसेस होती हैं, जिनको सिन गैस कहा जाता है। अब उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन गैस भी है, मीथेन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं कि जिनको आगे फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो मेन प्रोडक्ट है वो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स। अब उन लिक्विड्स के अंदर देखें, उसमें हाइड्रोकार्बन भी होते हैं,
और उनके अंदर जिस तरह अल्कोहल, एथेनॉल, मेथनॉल ये भी होते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। आपको पता है एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं इनको भी एज अ फ्यूल के तौर पे हम सर्टेन एक्सटेंट हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे ईथर्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, तो बाद में डिस्टिलेशन से हम लोग उनको सेपरेट कर देते हैं। तीसरा जो एक और मेन प्रोडक्ट होता है उसको मतलब जो है कि हम चार कहते हैं। ठीक है, यानी चार क्या है, बेसिकली कार्बन कंटेंट्स होती हैं, यानी एक किस्म का ये रेजिड्यू होता है जिसको हम ऐश कह लें आप। तो ये प्योर कार्बन कंटेंट्स होते हैं, इसको हम जो है इसको हम चार भी कहते हैं, चारकोल भी कहा जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर ना एक और उसने टर्म इस्तेमाल की है, वो कहते हैं लिक्विड जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं ना पायरोलिसिस के नतीजे में, इसमें ना एक वो टर्म बता रहा है कि वो कहते हैं बेसिकली टार। ठीक है, एक ब्लैक कलर का ना एक थिक एक विस्कस मटेरियल भी बनता है। वो कहते हैं जब ये लकड़ी या इस तरह की जो चीजें हैं जब हम पायरोलिसिस करवाते हैं तो लिक्विड प्रोडक्ट्स के साथ, लिक्विड प्रोडक्ट जैसे मैंने कहा अल्कोहल बनता है, यानी उसमें एथेनॉल, मेथनॉल, हाइड्रोकार्बन्स भी बनते हैं। पेट्रोल, डीजल बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। इनको तो हम कहते हैं बायो ऑयल कहते हैं, बायो ऑयल। इसके साथ वो कहते हैं कि एक और तरह का भी थिक विस्कस एक मटेरियल बनता है जिसको हम बेसिकली टार कहते हैं, टार। ठीक है, अब उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, वो यही यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट यहाँ पे मटेरियल्स बनते हैं। जैसे आपके टार, वो आगे बता रहा है कि भाई बायो ऑयल और टार में क्या डिफरेंस है। कि बायो ऑयल बेसिकली ये थिन होते हैं, इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, जबकि टार जो है ये थिक विस्कस मटेरियल होता है और इसके अंदर हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो वो थोड़ा सा आगे उसका ना एक डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें आगे जो है फर्दर वो कहते हैं कि हमारे पास जो है कि पायरोलिसिस जो है वो कहते हैं कि इसके नतीजे में प्रोड्यूसेस सॉलिड रेजिड्यू आप कह लें, रिच इन कार्बन, जो मैंने अभी बताया। बेसिकली चार बनता है, यानी जो रेजिड्यू पीछे बच जाता है वो प्योर कार्बन कंटेंट्स होते हैं। उसको चार या बायो चार या किसी हद तक हम उसको चार कोल भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, वो ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आगे वो कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये डिस्कस कर रहा है कि वो कहते हैं कि जब ना जो हमारे पास बेसिकली वुड है, सपोज कर ले, जो कोई भी बायोमास है स्पेशली उसमें वुड है, जब हम उसे हीट करते हैं ना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो कहते हैं कि अप टू टेम्परेचर 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है ना, तो वुड के अंदर जो केमिकल चेंजेस है वो आना स्टार्ट होता है। दो मेन तरह की केमिकल चेंजेस उसमें क्या होती हैं, वो आती हैं। पहले में वो ये कहना चाह रहे थे मिसाल के तौर पर कि फर्स्टली क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ पॉलीमेरिक सेलुलोज चेन बाय ब्रेकिंग। तो कहते हैं पहले स्टेप में ये होता है जब हम हीट कर रहे होते हैं ना वुड को कह लें आप, तो उसमें ये होता है कि पहले स्टेप में हीट करने से जो सेलुलोज, सेलुलोज क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का। तो पहले स्टेप में जब हीट करते हैं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सेलुलोज जो मटेरियल है वो डीकम्पोज होकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा वो कहता है कि द सेकंड केमिकल इन दिस पाथवे मेनली लीड्स टू लीवो ग्लूकोसैन। ये एक किस्म का ये भी एक मोनोसेकेराइड होता है, यानी ये ग्लूकोज ये भी मोनोसेकेराइड्स है, तो ये भी एक तरह का मोनोसेकेराइड है जिसमें अल्टीमेटली जो सेलुलोज है वो डीकम्पोज कन्वर्ट होता है। जनरली उसे हम ग्लूकोज लीवो ग्लूकोसैन कहते हैं। या सेकंड केमिकल पाथवे जो है उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि उसमें जो कार्बन चेन है वो इंटेक्ट रहती है, वो डिकम्पोज नहीं होती। और उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो कार्बन चेन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन चेन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, हाइड्रोकार्बन चेन्स में। और उसके साथ कुछ गैसेस भी बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। और वो जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं
यानी जो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको हम फिर लिक्विड फ्यूल के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कहते हैं जो पहला पॉइंट है ना कि हीट करने से सेलुलोज डिकम्पोज होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये तो ठीक है, एथेंटिक है बात, ऐसा होता है। लेकिन सेकंड जो पॉइंट है ना, अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, स्टडी हो रही है कि क्या वाकई ऐसा होता है कि मतलब जो है कि हम तो यही कह रहे हैं होता है, लेकिन उसने एक थोड़ी सी गुंजाइश ये रखी है कि भाई अगर हम हीट करें तो वो कहते हैं कि गालिब एक इम्कान है कि जो वुड है उसके अंदर जो सेलुलोज है वो चेन्स ब्रेक नहीं होती, बल्कि उन चेन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, और बाकी जो जो चेन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन चेन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो बेसिकली क्या होते हैं जिनको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है, कहने का मकसद ये है कि भाई वुड को हीट करने से ना ये दो मेन तरह की जो इसमें चेंजेस आती हैं। तो ये जो चेंजेस हैं जो उसके अंदर आ रही हैं, तो बेसिकली देखें ना कि ये हीट करने से आ रही हैं और वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट करते हैं। ठीक है, तो यही बात वो करना चाह रहे हैं कि ये दो मेन तरह की ना उसमें चेंजेस आती हैं। आगे वो कहते हैं हेमी सेलुलोज है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड ये कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट्स हैं ये मोनोसेकेराइड उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये जाइलोज आर्बिनोज ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। आगे वो थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे हैं, बेसिकली जो पायरोलिसिस है उसका ना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली यानी जो ये जो पायरोलिसिस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वो कहते हैं सदियों से ये जो तरीकाकार है ये चला आ रहा है। सबसे पहले वो यही बात कर रहे हैं कि जो इजिप्ट थे, ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत अरसा पहले जो है वो जो इजिप्ट थे वो क्या करते थे कि वो ये टार लकड़ियों से यानी ये टार प्रोड्यूस करके और इसको क्या करते थे कि जो उनकी जो लकड़ी की, देखिए उस दौर में ये एरोप्लेन्स या जो इस तरह की जो ट्रेन्स हैं इस तरह की तो फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ज़्यादातर जो डिस्टेंस जो कवर किया जाता था एक मुल्क से दूसरे मुल्क, वो आप कह लें कि ये समुद्री रास्ते के ज़रिए या बाकी। वो कहते हैं कि ये जो अपनी बड़ी-बड़ी जो कश्तियाँ होती थी, जो बोट्स होती थी, उनको ना वाटर के इफ़ेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए वो इनकी जो आउटर सरफेस होती है ना, उसको टार के साथ क्या करते थे, कोटिंग करते थे, कोटिंग, ताकि उसको वाटर या केमिकल जो जो वेदर का जो इफ़ेक्ट है, उससे प्रोटेक्ट कर दें। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। और आगे भी वो यही बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट आप कह लें कि जो और कंट्रीज़ हैं, यूरोप, अमेरिका वगैरह, तो उसमें भी वो क्या करते थे कि अपनी जो आप कह लें कि लकड़ी की बनी हुई जो चीज़ें थी, यानी जिस तरह बोट्स हैं और जो चीज़ें हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इनकी सरफेस के ऊपर टार की कोटिंग करते थे। और वो टार कहाँ से हासिल करते थे, वो पायरोलिसिस के प्रोसेस से ही हासिल करते थे। बाद में वो ये कहते हैं आखिरी सेंटेंस में कि बाद में ये जो शिप्स आए यानी आयरन के स्टील के बने हुए, इन्होंने वो सारी जो सिचुएशन है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे मतलब वो कहता है कि ये पायरोलिसिस के नतीजे में एसिटिक एसिड, मेथनॉल, इस तरह के कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं हिस्टोरिकली द ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग चारकोल, कहते हैं जो अगर तारीखी तौर पे देखा जाए ना, तो ये जो हम पायरोलिसिस के प्रोसेस से जो चारकोल बनाते हैं, जो सॉलिड एक रेजिड्यू हमें हासिल होता है, इसके ना इसकी इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मिसाल के तौर पर इसमें वो कहते हैं कि जो चारकोल होता है ना, ये प्योर कार्बन कंटेंट्स होते हैं और लकड़ी की निस्बत, वुड की निस्बत इसको यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है, हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कि अगर वुड को बर्न करें उसमें दो डिसएडवांटेजेस हैं, दो मेन, और भी हैं दो मेन। एक तो ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, स्मोक एटमॉस्फेयर के अंदर, और दूसरा क्या करता है, ये जो हीट प्रोड्यूस करता है वो कम मिकदार में करता है। ठीक है, यानी ज्यादा मैस कंज्यूम होगा, कम हीट प्रोड्यूस होती है। इसके मुकाबले में जो चारकोल होता है ना, इसके दो एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो हम कहते हैं कि भाई ये कम अमाउंट भी अगर आप बर्न करेंगे, ठीक है, इसकी चारकोल की,
तो उसके मुकाबले में जो हीट प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू वुड वो ज़्यादा होती है। और इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उस तरह के हार्मफुल पोल्यूटेंट्स नहीं है जिस तरह वुड के केस में होता है। तो उसमें तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज हार्मफुल गैसेस एयर के अंदर जाती हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, कार्बन के हैं, सल्फर के हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चूंकि जो चारकोल होता है ये प्योर कार्बन कंटेंट्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड में ही मेनली कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है। तो वो यही बात यहाँ पे वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। आगे ये थोड़ा सा बताया हुआ है उन्होंने, इस पैराग्राफ में यही बात कर रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के जो सब्सटेंसेस हैं, ड्राई वुड है, कोल वो, ठीक है, तो पर ग्राम के हिसाब से कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, आगे वो कहते हैं कार्बोनाइजेशन ऑफ वुड लीड्स टू चारकोल। देखिए कार्बोनाइजेशन जो है ये बेसिकली यही प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम वुड को हीट करें ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह रहे हैं आप, सॉरी ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर करवाना चाह रहा हूँ। हाँ ये हिस्ट्री होगी इसकी, ठीक है। हाँ हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन ऑफ वुड, ठीक है। ये कार्बोनाइजेशन बेसिकली क्या है, ये देखें ना, जब भी आप कोई लकड़ी है उसको हीट करेंगे ना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, यानी हाई टेम्परेचर पर 1000 से 1500 अल्टीमेटली, तो वुड जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, जिसमें गैसेस भी हैं और दूसरा लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह आप कह लें कार है या इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तीसरा जो सॉलिड रेजिड्यू होता है ना, जिस तरह कोक है या आप कह लें हमारे पास चारकोल है, इस तरह की चीज़ें हासिल होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, यानी द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यानी when coal is when आप कह लें wood is heated at high temperature in the absence of oxygen, डिफरेंट के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं पायरोल के कार्बोनाइजेशन के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड कहते हैं हम। ठीक है, तो बताना चाह रहे हैं कि वुड की भी कार्बोनाइजेशन हो सकती है, तो सिंथेटिक कंपाउंड्स हों उनकी भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। अगले पैराग्राफ में ना वो कार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस है इसके ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो वुड है, ठीक है, तो ये ब्राउन होना स्टार्ट होती है। तो आगे 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो कहता है कि ये एक थिक ब्लैक एक कलर के एक लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, आप क्या लेंगे, ठीक एक ब्लैक लिक्विड, उसमें ब्लैक में उसका कलर चेंज होने लग जाता है। और 300 से अबव टेम्परेचर पे जब हम जाते हैं तो लो ग्रेड का चारकोल, इनके सॉलिड रेजिड्यू हासिल होता है, वो हमें यानी चारकोल हमें हासिल होता है जो कंपैरेटिवली लो क्वालिटी का होता है। उसके उसने बताया हुआ है कि भाई वो ब्राउन टाइप होता है, सॉफ्ट होता है, और ये आसानी से क्या होता है, ये कंबस्टाइल मटीरियल होता है। जबकि वो कहते हैं अगर हाई टेम्परेचर पर हम ये कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस करना है, उसके नतीजे में जो हमें चारकोल हासिल होता है ना, वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, और वो आसानी से आप कह लें कि वो इट डज नॉट कैच फायर, कह लें वो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। तो इससे आगे वो ये बात करता है कि भाई अगर हम मजीद हाई क्वालिटी का अगर हमें चारकोल चाहिए तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है, सपोज 2700 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह वगैरह। तो आखिरी पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है ये चारकोल से डिफरेंट है। यानी चारकोल एक और मटेरियल है जिसको हम खुद एक मैन मेड तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है वो क्या है, मतलब ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, और ये उनसे डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये तो आपको पता है कि नेचुरली अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है एक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आखिरी 2-3 लाइन में वो यही बात करना चाह रहा है। अब ये 3-4 पॉइंट है जिसमें वो ये बताना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चारकोल एंड फॉसिल कोल, यानी जो अंडर द अर्थ क्रस्ट कोल हासिल होता है वो, और जो चारकोल होता है जो वुड की कार्बोनाइजेशन से हासिल करते हैं, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ये 4-5 डिफरेंसेस उसने बताए हैं कि फॉसिल कोल जो है ये नेचुरली फॉर्म, आप कह लें कि एक हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल है, मटेरियल है, जबकि चारकोल जो है इसको हासिल करते हैं वुड की पायरोलिसिस कह लें या कार्बोनाइजेशन से हम हासिल करते हैं। फॉसिल कोल एक मिनरल है, अंडर द अर्थ क्रस्ट हम हासिल करते हैं। चारकोल बेसिकली मिनरल नहीं है क्योंकि इसको हम
वुड से खुद क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फॉसिल फ्यूल जो है वो कहता है कि ये इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए जरिए से। लेकिन जो चारकोल होता है इसको हम एक मुख्तसर आफ्टर अ शॉर्ट टाइम हम इसे वुड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। चारकोल जो है ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल। तो ये मेन एक डिफरेंसेस है। तो आखिर में वो ये बात करना चाह रहा है कि जो पायरोलिसिस का प्रोसेस है ना, तो वो कहते हैं कि इस प्रोसेस के जरिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार थी तो उसमें फ्यूल के तौर पे फ्यूल की कंजप्शन ज़्यादा थी, तो ये पायरोलिसिस का जो प्रोसेस है ये यूज़ करके तो उस टाइम में भी जो लोग हैं वो फ्यूल को प्रोड्यूस करते थे जिसको वो ट्रांसपोर्टेशन में या अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल वो क्या करते थे, वो यूज़ करते थे। जैसे लिखा हुआ है कि बसें वगैरह में या पावर ट्रक्स को चलाने के लिए या अगर कोई इंडस्ट्री है उसको रन करने के लिए। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये काफ़ी अर्सा पहले से मतलब ये जो टेक्निक है लोग ये क्या कर रहे हैं, इसको ना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आगे जो है कि ये बेसिकली जो पायरोलिसिस है उसकी ना उसने टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है कि मेन कैटेगरीज है, मेन टाइप्स ऑफ पायरोलिसिस। अब इसमें स्लो पायरोलिसिस है, फास्ट है, फ्लैश पायरोलिसिस है। तो ये स्लो पायरोलिसिस क्या होती है, इसमें टेम्परेचर, ये कौन कौन सी कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। फ्लैश पायरोलिसिस में टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और जो फास्ट पायरोलिसिस उसमें, तो ये चीज़ें फिर नेक्स्ट जो है ना, इसको बेटा फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आपने ये डिफरेंस बिटवीन चारकोल एंड फॉसिल कोल तक आपने क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है, इसको हमने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, यहाँ तक याद करना है। बाकी नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।